तो क्या हाल है मित्रों। सीडीएस और एनडीए में बस बचे हैं दिन 10। 10 दिनों के अंदर आपको बहुत कुछ करना है भाई। 10 दिनों के अंदर आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो एटलीस्ट मैं सीडीएस में आपके ये जो 30 से 33 क्वेश्चंस आते हैं ना, इनकी गारंटी दे सकता हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया कि भाई ये जो करंट अफेयर की सीरीज है इसको कर लो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप वाले जो ग्रुप हैं उनमें Feb 23 तक सारी कैटेगरीज के करंट अफेयर्स जो प्रायोरिटी वाइज बहुत हाई लेवल पे प्रायोरिटी रखते हैं, सीडीएस और एनडीए दोनों के लिए, इवन सीएपीएफ के लिए, वो शेयर कर दिए गए हैं। तो नवंबर का वीडियो अब आ चुका है। इस वीक में आपके सारे वीडियो जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल जो हमारा सबसे पहली कैटेगरी है दैट इज नेशनल प्लस डिफेंस। ठीक। तो भाई सबसे पहले बात आती है ईडब्ल्यूएस कोटा की। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे क्या बोलते हैं इंडिया का, उन्होंने ये कहा है कि जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जिसमें 10% कोटा की बात की गई है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए, अनरिजर्व कैटेगरीज यानी कि जिसे हम जनरल कैटेगरीज बोलते हैं, तो भाई वो जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरीके से वायलेशन नहीं है। ठीक है। जो भी बेनिफिशरीज हैं वो ये कोटा यूज कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में एडमिशन के लिए। ठीक है, प्राइवेट गवर्नमेंट अनएडेड जॉब जिस भी ये अलग अलग तरह की जॉब्स होती हैं यहाँ पर, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में भी एडमिशन होने के लिए कर सकते हैं। तो वही 103rd जो आपका अमेंडमेंट है वो बेसिकली है क्या। इस अमेंडमेंट में जो ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं उनकी गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करने की बात की गई है, और प्लस जॉब्स में भी। ठीक है। तो भाई कौन कौन अवेल कर सकता है ईडब्ल्यूएस कोटा बेनिफिट। तो सबसे पहले जिस भी इंसान की एनुअल ग्रॉस हाउस होल्ड इनकम जो है वो 8 लाख तक होनी चाहिए। 8 लाख से अगर, मतलब सब लोगों की मिला के, ठीक है, सब तरीकों से अगर 8 लाख से ऊपर है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसके साथ साथ कम्युनिटीज जो ऑलरेडी एससीज और एसटीज के अंदर में आती आती हैं वो भी इसमें रहेंगी। प्लस किस किस को बाहर निकाला गया, कौन कौन एक्सक्लूडेड है। तो ऐसी फैमिलीज जिनके पास तकरीबन 5 एकड़ का एग्रीकल्चरल लैंड है और 1000 स्क्वायर फीट में जिनका घर बना हुआ है, ठीक है, या फिर कोई प्लॉट है उनका नोटिफाइड म्यूनिसिपल एरिया में, या फिर नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपल एरिया में 200 यार्ड का प्लॉट है, तो वो लोग इसमें इंक्लूडेड नहीं हो। फिर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो भाई गवर्नमेंट ने जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को उसका चेयरपर्सन के तौर पे इलेक्ट किया है। लॉ कमीशन की बात करते हैं तो लॉ कमीशन का रोल एडवाइजरी भी होता है और क्रिटिकल भी होता है। वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में, चीजों के बारे में बताते भी हैं गवर्नमेंट को और क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया का एंड दिस अकेडमिया, इन्होंने एक कमीशन को, लॉ कमीशन को पायनियरिंग ऑफ पर्सपेक्टिव की भाई मतलब एक दिशा देता है जो, ठीक है, और एक नई काम करता है उसके तौर पे रिकॉग्नाइज किया है। कमीशन का फंक्शन होता है टू रिसर्च एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन लीगल रिफॉर्म। एंड इसमें बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, रिटायर्ड जज जो होते हैं, जैसे कि अभी ऋतुराज अवस्थी जज जो हैं वो उसको हेड करेंगे। ठीक है। लॉ कमीशन फिक्स टेन्योर के लिए सेटअप किया जाता है, एडवाइजरी बॉडी के तौर पे एक्ट करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसके साथ साथ एक और न्यूज, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो हैं वो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे इलेक्ट किए गए, अपॉइंट किए गए, सॉरी। अब बात करते हैं मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया। तो भाई देखो, मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में गवर्नमेंट ने तकरीबन 576 लैंग्वेजेस का सर्वे जो है कंप्लीट कर लिया। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने मदर टंग सर्वे जो है उसमें वीडियोग्राफी, फील्ड वीडियोग्राफी की गई है 576 लैंग्वेजेस की, और उसके साथ साथ डायलैक्ट्स की। डायलैक्ट्स मतलब क्या होती है, बोलियां, है ना। हिंदी भाषा है, लैंग्वेज है, उसकी बहुत सारे डायलैक्ट्स हैं, बहुत सारी बोलियां हैं, आप थोड़ा भी इधर उधर जाएंगे तो बोलियां चेंज हो जाती हैं। तो जो एनुअल रिपोर्ट आई होम मिनिस्ट्री की 2021-2022 में, वो उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, एक वेब आर्काइव जो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC में बनाया जाएगा, ताकि हर भाषा का, हर बोली का ओरिजिनल फ्लेवर, मतलब जो बोलने का तरीका होता है वो मेंटेन किया जा सके, उसको रिकॉर्ड किया जा सके। इसके साथ साथ ये भी बताया कि ये जो लिंग्विस्टिक सर्वे है इंडिया का, ये बेसिकली रेगुलर रिसर्च एक्टिविटी है जो 6 5 ईयर प्लान, यानी कि आई गेस 70 समथिंग में, तब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो भाई मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया MTSI बेसिकली है क्या।
तो मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया एक प्रोजेक्ट है जो सारी मदर टंग्स को सर्वे करता है। हर दो या दो से ज्यादा जो सेंसस वगैरह होते हैं हर बार, उनमें ये सब चीजें डॉक्यूमेंट की जाती हैं। तो 2011 के लिंग्विस्टिक सेंसस के हिसाब से हिंदी जो है वो मोस्ट वाइडली स्पोकन मदर लैंग्वेज टंग है इंडिया में 52.8 करोड़ लोगों के साथ, मतलब 43.6 टोटल परसेंट। हिंदी के बाद नंबर आता है बंगाली का। बंगाली को तकरीबन 9.7 करोड़ लोग बोलते हैं और परसेंटेज इसका टोटल है 8%। नेक्स्ट, वीरांगना सेवा केंद्र। तो भाई देखो, सिंगल विंडो फैसिलिटी जो है वो लॉन्च की गई है। जो भी आर्मी की वीर नारीज होती हैं, जिनके जो हस्बैंड्स होते हैं वो दे वर्क किल्ड इन एक्शन और ड्यू टू सम अदर रीजन वाइल इन सर्विस, तो भाई उन लोगों के लिए सिंगल विंडो फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट की गई है उनके वेलफेयर के लिए। उनके जो भी ग्रीवियंसेस रेड्रेसल होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं पेंशन से रिलेटेड या बहुत सारी चीजों से रिलेटेड, तो उसके लिए वीरांगना सेवा केंद्र लॉन्च किया गया। और यहाँ पर जो एम्प्लॉयज होंगी वो भी आपकी वीर नारीज ही होंगी। ठीक है, वीर नारीज को ही यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, सो दैट दे मे बेटर अंडरस्टैंड, दे कैन बेटर अंडरस्टैंड, वो ज्यादा अच्छे से समझ सकती है कि भाई सामने वाले की दुख दर्द और पीड़ा हो। दैट्स व्हाई। फिर हम आते हैं एक्सेल अवार्ड 2022 पे। तो इंडिया को जो है वो एक्सेल अवार्ड मिला हुआ है इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में इनको लीडरशिप में अवार्ड मिला है। तो भाई, इंडिया बिकेम द ओनली कंट्री टू रिसीव द लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग, दैट इज एक्सेल, इन द कंट्री कैटेगरी। कंट्री कैटेगरी में दिया हुआ है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी फैमिली प्लानिंग जो थाईलैंड में हुई थी। तो अभी तक इंडिया ने क्या किया है कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है। ये जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, जैसे कपल्स को बताया जा सके कि आप फैमिली प्लानिंग कैसे करना चाहते हैं, तो उनके यूसेज को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस की है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा के हिसाब से अगर हम देखें, तो जो ओवरऑल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट है वो 54% से 67% बढ़ गई कंट्री में, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। नेक्स्ट हम आते हैं फॉर्मर ब्यूरोक्रेट अरुण गोयल अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर। तो भाई, ये ब्यूरोक्रेट हैं, इनको इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे इलेक्ट किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पॉलिटी में सीवीज के टॉपिक में ये आती है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में के द्वारा स्टेब्लिश की गई थी ताकि फ्री और फेयर इलेक्शंस को रेगुलेट किया जा सके, उनको कंडक्ट किया जा सके। आर्टिकल 324 है, उसमें इलेक्शन कमीशन की सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ द इलेक्शंस, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वीपी ऑफ इंडिया, ये सारी की सारी पावर्स आपकी इलेक्शन कमीशन के पास रहती है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट लॉन्चेस ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल। तो ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल जो है वो इनिशिएट किया गया है ताकि जो सिटीजन्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ले सकें। अभी तक क्या था कि सिर्फ पोस्ट के द्वारा ही आप आरटीआई फाइल करके इंफॉर्मेशन ले सकते थे, लेकिन अब ये ऑनलाइन भी स्टार्ट हो गया। फिर आते हैं हम, इंडिया विंस वाइस प्रेसिडेंसी ऑफ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन एंड चेयर ऑफ एसएमवी। तो भाई देखो, पहले हमें ये जानना है कि भाई इलेक्ट्रन इलेक्ट सॉरी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है क्या। इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन आईईसी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, जो भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करती है, पब्लिश करती है सारे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के लिए। जो स्टैंडर्डाइजेशन मैनेजमेंट बोर्ड होता है, ये आईईसी का ही एक क्या बोलते हैं, गवर्नेंस बॉडी होती है जो टेक्निकल पॉलिसी मैटर से डील करती है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारी बीआईएस भी आती है। बीआईएस क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे, तो बीआईएस क्या है? अपना स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनली बढ़ाती जा रही है। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड ग्रोथ, इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल इनको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हम आते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इन इंडिया पे, जो 97 पर लाख से की समथिंग वैल्यू आ चुकी है 2018-2020 में। तो मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेशियो है वो पहले कितना था? पहले था 130 पर लैख। हर लाख में 130 जो थी मैटरनल मोर्टेलिटी होती थी, जो माओं की मौतें होती थी बच्चों को पैदा करते हुए। ठीक है। वो ये डेटा कब का जो है? 2014-2016 का, जो अब 97 आ चुका है 2018-2020 में। मतलब स्वास्थ्य की सुविधाएं काफी अच्छी हुई हैं। ये डेटा कहाँ से रिलीज हुआ है? ये डेटा जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से रिलीज हुआ है। तो इस डेटा के हिसाब से असम जो है वहां पर सबसे हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, जैसे एमएमआर कहते हैं, 195 की पर लैख में। और केरला में सबसे कम है, दैट इज 90।
ठीक है। तो भाई मैटरनल मोर्टेलिटी जैसे मैंने आपको बताया होता क्या है, ये किसी भी रीजन में इस चीज का मेजर है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ वुमेन की कैसी है। ठीक है, बहुत सारी वुमेन जो रिप्रोडक्टिव एज की होती हैं, वो बर्थ के दौरान, डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन से, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान सॉरी, या चाइल्ड बर्थ या अबॉर्शन के दौरान कई बार उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। और अगर हम रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, तो ऑफिस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। ठीक है। ये जो सेंसस होता है आपका पॉपुलेशन का, ये भी कंडक्ट करवाते हैं, और इसके साथ साथ जो भी बर्थ का और डेथ का डेटा है, ये भी रेगुलेट यही करते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, ये सब चीजें यहीं से डिटरमाइन होती है कि भाई देश में कितना क्या है। फिर नेक्स्ट इज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर। ये सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है। ये इसकी मेडन फ्लाइट टेस्ट थी, फेज 2 है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्ट AD-1 का। इसका किल एटीट्यूड काफी बड़ा है, और ये उड़ीसा से इसको, मेरे ख्याल से APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से इसको टेस्ट किया गया। ठीक है। AD-1 यानी कि एयरफोर्स एयर डिफेंस इज एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल है, जो लो एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन ऑफ लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और एयरक्राफ्ट, इन सबको इंटरसेप्ट करने के लिए बनाई गई है। फिर हम आते हैं सर्वे व्हीकल इक्शक। तो इक्शक जो है वो 4 सर्वे वेसल्स बन रहे हैं। ठीक है, किसके अंडर में? SDL प्रोजेक्ट में, इंडियन नेवी के द्वारा। उसमें से 4 में से एक है आपका इक्शक। ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स GRSE लिमिटेड जो है वो बना रहे हैं। पार्टनरशिप है लॉजन एंड टॉर्बो यानी कि LNT की। इसका नाम रखा गया है इक्शक। इक्शक का मतलब होता है गाइड, राह दिखाने वाला। ठीक है। तो भाई जो भी आपके मैरिनर्स हैं, जो सी पे, समुद्र पे लोग चलते हैं, उनको प्रॉपरली गाइड करने के लिए बहुत सारे सर्वे वेसल्स चलते रहते हैं। फिर आते हैं इंडियन आर्मी की तरफ। तो इंडियन आर्मी कामिकाजे ड्रोन्स जो है 120 प्रोक्योर करने वाली है। इसके साथ साथ एरियल टारगेटिंग सिस्टम भी। कामिकाजे मेरे ख्याल से, अगर आप लोगों ने क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में आपको पता हो, तो जापान जो है, जापान ने उस टाइम पे कामिकाजे पायलट्स जो थे काफी ज्यादा, जब वो हार रहा था, तो वहां पर कामिकाजे का मतलब होता है खुद की डेथ करना, मतलब सुसाइड करना एक तरीके से। लेकिन वो सुसाइड ऐसे नॉर्मली नहीं होता था उसमें। जो पायलट्स होते थे, वो भाई अपने प्लेन्स में बैठ जाते थे, और किसी बड़े शिप पे या फिर किसी ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया पे जाके खुद को एनिहिलेट कर लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि उस एरिया पे पहुंचने से पहले ही उनको, उनका प्लेन गिरा दिया जाएगा, तो वो मैक्सिमम कोशिश किया करते थे। तो दैट इज कामिकाजे। तो कामिकाजे ड्रोन्स जो भाई, जिनके अंदर लॉइटरिंग सिस्टम रहेगा, एरियल टारगेटिंग सिस्टम रहेगा, वो फास्ट ट्रैक प्रोसेस जो है बाय इंडियन कैटेगरी का, मतलब इसमें, इसके अंडर में इंडियन आर्मी खुद से बहुत कुछ करोड़ों की खरीदारी कर सकती है। ठीक है। तो इसमें लेकिन उन्होंने ये भी मैंडेट किया कि 60% जो है वो लोकली सोर्स मटेरियल से बना होना चाहिए। तो इसी के अंडर में जो है कामिकाजे ड्रोन बनाए जाएंगे, जो भाई टारगेट पे जाके खुद को एनिहिलेट करके टारगेट को भी खत्म कर। अब बहुत इंपॉर्टेंट खबर कि भाई 6 वुमेन ऑफिसर्स हैं, वो प्रेस्टिजियस इंडियन आर्मी के स्टाफ कॉलेज जो वेलिंगटन में मौजूद है, वहां पर अब नए कोर्स में एंटर करेंगे। तो भाई पहली बार हो रहा है इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में ऐसा कि 6 जो वुमेन ऑफिसर्स हैं, वो DSSC यानी कि डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जो है उसका कोर्स अटेंड करेंगे। तो भाई टोटल जो वुमेन है, 15 वुमेन ऑफिसर्स ने इसके लिए अप्लाई किया था। ठीक है। और जो 6 हैं उन्होंने एग्जाम को क्रैक कर लिया। हर साल तकरीबन 1,500 से लेके 1,600 ऑफिसर्स जो हैं, वो इस एग्जाम के लिए बैठते हैं, लेकिन अराउंड 300 ही क्या है उसमें सिलेक्ट होते हैं। तो भाई अगर हम बाकी क्या बोलते हैं इंडियन आर्मी के कोर्सेज की बात करें, जैसे नेशनल डिफेंस के अलग नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है, और हाई कमांड और हायर डिफेंस मैनेजमेंट, इन सब में क्या होता है भाई, इन सब में नॉमिनेशंस भेजे जाते हैं। आपकी यूनिट की तरफ से नॉमिनेशन भेज दिया जाएगा, या फिर जो भी आपका कमांडर है उसकी तरफ से नॉमिनेशन भेज दिया जाएगा। लेकिन DSSC जो है यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। ठीक है। DSSC के कोर्स के बाद में जो ऑफिसर्स होते हैं, वो स्टाफ अपॉइंटमेंट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो इंडियन आर्मी की हायर फॉर्मेशंस के लिए, फॉरेन पोस्टिंग्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। इस कोर्स के कंप्लीशन के बाद में जो आर्मी पर्सनल होते हैं, वो लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक या फिर के बराबर जो स्टाफ अपॉइंटमेंट है, तो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। और फिर फर्दर जो कर्नल की रैंक है, उसकी प्रमोशन के लिए भी एलिजिबिलिटी में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है। कर्नल की रैंक तक सारे के सारे जो भी आपके प्रमोशंस होते हैं, वो टाइम स्केल के बेसिस पे होते हैं। लाइक मेजर जो है वो आप 6 to 7 ईयर्स में बनते हैं। ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल आप आफ्टर 12 or 13 ईयर्स बनते हैं, तो इस तरीके से। और DSSC के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो भाई जो DSSC है, ये 1905 में स्टैब्लिश किया गया।
ठीक है। यहाँ पर मेरिट के बेसिस पे कैंडिडेचर सिलेक्ट होता है, जेंडर के बेसिस पे नहीं होता। इवन जो आइडेंटिटी होती है, जो रैंक होती है कैंडिडेट्स की, वो भी आंसर शीट्स में नहीं होती है। ठीक है, उनके स्पेसिफिक कोड्स होते हैं। तो डीएससी सिर्फ एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है इंडिया का जो क्वेटा यानी कि पाकिस्तान से वेलिंगटन इंडिया में आया है, और 74 ईयर्स इसको हो चुके हैं। नेक्स्ट अग्नि 3। तो इंडिया ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसका टेस्ट किया है। ठीक है, ये इंडक्ट की गई थी 2011 में एज अ सक्सेसर ऑफ अग्नि 2। इसकी रेंज है 3000 से लेके 5000 किलोमीटर, और ये चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों में आराम से पहुंच सकती है। तो वही अग्नि 3 जो है, दिस इज डिजाइन बाय डीआरडीओ। ये टू स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर वेपन्स अपने साथ ले जा सकती है, सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन है, गाइडेंस कंट्रोल सिस्टम और एडवांस ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम सब कुछ है इसमें भी, सर्वगुण संपन्न है। अब हम आते हैं फॉर्डर सेंट्रिक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि एनडीडीबी को नोडल एजेंसी के इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पे सेटअप कर दिया है फॉर्डर सेंट्रिक एफपीओस के लिए। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज जो है, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है, इन्होंने फॉर्डर सेंट्रिक एफपीओस को सेटअप करने की बात की 2020 में कि भाई चारे की बहुत ज्यादा देश में कमी हो रही है। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को उन्होंने कहा कि भाई आप फॉर्डर सेंट्रिक एफपीओस जो है वो सेंट्रल स्कीम फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 न्यू एफपीओस के अंडर में डिजिग्नेट करें। तो एनडीडीबी जो है उसको बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसके लिए बना दिया गया है। नेक्स्ट आईपीपीबी यानी कि इंडिया के पहले फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। तो भाई ये ना, ये निवेशक दीदी नाम का एक इनिशिएटिव है, उसके अंडर में कश्मीर के श्रीनगर में लॉन्च किया गया। निवेशक दीदी इनिशिएटिव क्या है? ये बाय द वुमेन फॉर द वुमेन के कंसेप्ट पे लागू किया गया है कि जो रूरल एरियाज में वुमेन होती हैं वो अपनी क्वेरीज, अपनी जानकारियां, अपनी समस्याएं वुमेन के साथ ही शेयर करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं। तो भाई आईपीपी की बात करें तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर में आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। तो ये निवेशक निधि इनिशिएटिव है, आईपीबी ने लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विद इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी आईईपीएफए, जो यूनियन कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ठीक है, तो आईपीपी भाई टोटली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। सितंबर 1 2018 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, फॉर द कॉमन मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं भीम की तरफ। भीम ऐप ओपन सोर्स लाइसेंस मॉडल। तो भाई भीम ऐप जो है उसका ओपन सोर्स लाइसेंस मॉडल जो है, रेगुलेटेड एंटिटीज जो है यूपीआई इकोसिस्टम की, उनको सोर्स कोड मिल जाएगा भीम ऐप का। ठीक है, जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं भाई यूपीआई इकोसिस्टम में, जो भी अलग अलग कंपनीज है बैंक से चला रहे हैं, उनको भीम ऐप का सोर्स कोड मिल जाएगा। तो नए फीचर जो भी एप्लीकेशन में आएंगे वो इन लाइसेंसेस के द्वारा एसेसेबल रहेंगे, मतलब उनको ये सब मिलेगा। बेसिकली मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि बहुत सारे बैंक्स हैं उनकी खुद की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस नहीं है। तो भाई वो यूपीआई की जो फैसिलिटी है वो अपने कस्टमर के इसको नहीं प्रोवाइड करा पाती। तो एनपीसीआई ने क्या कहा भाई? एनपीसीआई ने कहा कि जो भीम लाइसेंस क्या नाम है, ये जो फीचर्स यूपीआई के हैं, ठीक है, ये हम आपको भीम ऐप के लाइसेंसिंग मॉडल के तहत प्रोवाइड कराएं। तो ये भीम का जो लाइसेंसिंग मॉडल है, इससे बैंकिंग एंटिटीज को क्या मिलेगा? बेनिफिट्स मिलेंगे कि वो अपनी खुद की यूपीआई जो है वो बना सकें, कस्टमर केयर के साथ में शेयर कर सकें, और यूपीआई एप्लीकेशन उनको प्रोवाइड करा सकें। यूपीआई बेसिकली क्या है? इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जो मोबाइल डिवाइसेस पे आप इंस्टेंटली पैसा ट्रांसफर करने के लिए दो बैंक्स में या खुद के बैंक में आपको करना पड़ता है, तब ये ट्रांसफर हो जाता है। ये एनपीसीआई ने डेवलप किया था। अब हम आते हैं सेबी की तरफ। ठीक है, सेबी ने ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स ओबीपीपीएस के लिए कुछ फ्रेमवर्क्स बनाए। ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म क्या है? कैन बी डिफाइंड एज एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं, मतलब स्टॉक एक्सचेंज और इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म से अलग, जिस पर डेब्ट सिक्योरिटीज ऑफर्ड की जाती हैं या ट्रांजैक्ट की जाती हैं। कोई भी इंडिविजुअल्स हु प्रोवाइड्स और ऑपरेशन सच अ प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड एज ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। तो भाई ओ बी पी पी एस वो कंपनीज हैं जो इंडिया में उनको इनकॉर्पोरेटेड होती हैं। उनका जो नया फ्रेमवर्क है उसमें उनको स्टॉक ब्रोकर्स के तौर पे ही रजिस्टर करना पड़ता है इन द डेप्थ सेगमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक ब्रोकर के तौर पर रजिस्टर होने के बाद में उनको एक बॉर्स के तौर पे रजिस्टर होना पड़ता है। तो ये फ्रेमवर्क नया है। फिर भाई फर्स्ट वुमेन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। तो दो वुमेन ऑफिसर्स हैं जिनको आईजी की रैंक पे प्रमोट कर दिया गया है। एक है आईजी सीमा धुंधिया, ठीक, और दूसरी है आईजी एनी अब्राहम।
तो आईजी सीमा धुंधिया जो है वो बिहार सेक्टर जो सीआरपीएफ का है उसको हेड करेंगी। आईजी एनी अब्राहम जो है वो रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ उसको हेड करेंगी। 1986 में सीआरपीएफ ने सबसे पहली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ बनी थी जिसने वुमेन इन कॉम्बैट को इंक्लूड किया था, और ये दोनों ऑफिसर्स जो हैं वो सेम बैच के हैं, उसी बैच के। फिर हम बात करते हैं मुगलों को धूल चटाने वाले लचित बोरफुकन की। तो वही सेनापति लचित बोरफुकन जो है अहोम साम्राज्य के थे। 400 बर्थ एनिवर्सरी है उनकी। जनरली इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, अहोम किंगडम के बारे में भी ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता। तो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दो एक दिन पहले खबर आई है कि जो एनसीईआरटी है वो मुगलों की जो चीजें हैं उनको हटा रही है, और बाकी जो साम्राज्य हैं, बाकी जो राज्य रहे हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो भाई इनके बारे में जानते हैं। मुझे खुद इनके बारे में 2-3 साल पहले तक नहीं पता था, जब सोशल मीडिया आया, जब चीजों को देखा तो थोड़ा समझ में आया इनके बारे में। एंड ही वाज अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी एंड वेरी ग्रेट कमांडर। तो लचित बोरफुकन की बात करें, इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1622 में। ये सेनापति थे। बोरफुकन जो अहोम किंगडम की काउंसिल है उसके थे। ठीक है, जो भी असम को रेन करता है जो एरिया। तो तकरीबन 600 साल पहले की ये बात है, और मुगल एम्पायर के अच्छे खासे इन्वेशन को उन्होंने धूल चटाई, को मार होता है। तो भाई इनकी जो लीडरशिप थी वो बैटल ऑफ सराई घाट में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थी, जिसमें अहोम किंगडम में मुगल फोर्सेस को आने से रोका था, और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद बीमारी की वजह से इनकी डेथ हो गई। ग्रेट मैन ही वॉज। फिर हम बात करते हैं इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम। तो भाई इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम, जिसको कहा जाता है आईआईपीडीएफ, ये लॉन्च की डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डीईए ने। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो फाइनेंशियल एड जो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रोवाइड कराएगी। ठीक है। जो स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज होती है सेंट्रल में, स्टेट गवर्नमेंट में, दोनों जगह, जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, और जो कंसल्टेंट जो भी पीपीपी प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं, इन सबको फंडिंग की जाएगी, स्पॉन्सर किया जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्वामित्व स्कीम। तो स्वामित्व का क्या मतलब है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। खेतों का और बाकी जगहों का जो सर्वे किया जाता है आजकल, आप जानते हैं पटवारी के द्वारा किया जाता है। तो स्वामित्व स्कीम उसी के उसमें लाई गई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज यानी कि एमओपीआर के द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नेशनल पंचायती राज डे अप्रैल 2024-2021 में लॉन्च की गई। ठीक है। इससे क्या होगा कि एक इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन है कि भाई ये जमीन आपकी है, ये जमीन उसकी है, ये प्रोवाइड कराई जाएगी रूरल इंडिया में, ताकि पता चल सके कि भाई किसकी जमीन कौन सी है। गांव में बहुत खेतियों के लेके भाई बहुत झगड़े होते हैं। नेक्स्ट आर व्हाट आर इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स क्या है? इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स भाई आपके 2018 में लॉन्च किए गए थे पॉलिटिकल पार्टीज को कैश डोनेशंस के अल्टरनेटिव के तौर। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे डोनेट कर सकता है, लेकिन उसका एक सिस्टम है। तो भाई जो भी डोनर है वो सबसे पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड को क्या करेगा, जो अथोराइज ब्रांचेस हैं एसबीआई की, वहां से खरीदेगा, या तो चेक के थ्रू या फिर डिजिटल मैकेनिज्म के थ्रू। डोनर क्या करेगा, फिर ये जो बॉन्ड्स है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है जो भी इसको पसंद आ रही है, और वो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको इन कैश कर सकती है 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर उनको इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स मिले हैं, 15 दिन के अंदर उसको इनकैश कर सकते हैं और अपने जो चुनावी खर्चे हैं उसको पूरा कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डोनर होता है उसकी एनोनिमिटी मतलब मेंटेन रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं पता चलता। लेकिन चेक के थ्रू और बाकी जो मीन्स होते हैं उसके थ्रू पैसा वो जब पे करते हैं तो बैंक को वो चीज पता होती है। लेकिन अब ये है ना, ये सिर्फ उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हो सकता है जो भाई सेक्शन 29A के अंडर में रजिस्टर्ड हो, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसके अंडर में रजिस्टर्ड होती हैं तब। और उनको तकरीबन 1% जो वोट्स हैं वो लास्ट जनरल इलेक्शंस में लोकसभा में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें मिले होने चाहिए, तभी भाई ये पैसा ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज विजिलेंस अवेयरनेस वीक। तो विजिलेंस अवेयरनेस अवेयरनेस वीक जो है ये एक हफ्ते भर का लंबा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा एक प्रोग्राम है। इसमें पब्लिक अवेयरनेस जो क्या नाम है आपके करप्शन है उसको लेके पब्लिक अवेयरनेस जागृत करने की बात की गई है। हर साल मनाया जाता है। एकता दिवस भी क्या बोलते हैं, एकता दिवस कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको। और 2022 में जो इवेंट है इसको थीम दिया गया है करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। फिर हम बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय में बंगाला 100 ड्रम फेस्टिवल मनाया जाता है।
वंगाला फेस्टिवल जो है वो गारो कम्युनिटी जो है मेघालय की, उसका बहुत पॉपुलर फेस्टिवल है। इसको 100 ड्रम्स फेस्टिवल नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है। जो गारो ट्राइब की मेन डीटी है, जो उनके मेन देवता है सल्जरोंग, द सन गॉड ऑफ फर्टिलिटी, उनको ऑनर करने के लिए मनाया जाता है। और ये इस फेस्टिवल को क्या बोलते हैं, मनाते ही जो विंटर सीजन की बिगनिंग है वो मानी जाती है। ठीक है। गारो बेसिकली कौन है? गारो और तिब्बतो बर्मन एथनिक ट्राइब, जो मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड और कुछ बांग्लादेश के रीजन हैं वहां भी रहते हैं। इनके जो एंसेस्टर्स हैं दे वर सोंग सराइक। ठीक है। इनकी जो लैंग्वेज है दैट बिलोंग्स टू तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज फैमिली। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जो पैसा एक्ट इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, जिसको कहते हैं हम पैसा, पैसा नहीं पैसा। ठीक है। तो ये एक्ट जो है ये स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश की जो है वो लागू करने जा रही है, ताकि ट्राइबल पॉपुलेशन का उत्पीड़न या एक्सप्लोइटेशन ना किया जा सके। फॉर्मल अनाउंसमेंट इसका जनजातीय गौरव दिवस, यानी कि जो बिरसा मुंडा जी जो थे उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी उस दौरान लॉन्च किया गया। पैसा एक्ट बेसिकली क्या है? पैसा एक्ट यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज जो एक्ट है, इसके जरिए सेल्फ गवर्नेंस जो है इंश्योर की जाएगी, जो भी ट्रेडिशनल ग्राम सभा हैं, जो भी लोग शेड्यूल्ड एरियाज में रह रहे हैं उनके लिए। शेड्यूल्ड एरियाज आपकी वो जगह हैं जहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज ज्यादा रहती हैं। ये जो एरियाज होते हैं ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और पंचायती राज एक्ट के अंडर में नहीं आते हैं। तो जो भाई आपके 9th पार्ट के जो भी प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो शेड्यूल्ड एरियाज तक एक्सटेंड करने का विचार है। ठीक है। इसके जरिए पंचायत और जो ग्राम सभा है उनको सेल्फ गवर्नेंस, मतलब आप अपने तौर तरीकों से चीजें खुद भी कर सकते हैं, ये इंश्योर किया जाएगा। ठीक है। ग्राम सभा सेटअप कर सकते हैं शेड्यूल्ड एरिया के लिए। ग्राम सभा एक ऑटोनोमस बॉडी होगी जिसमें शेड्यूल्ड एरिया में जो अपनी रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बनाई जा रही है। इसके जगह ग्राम पंचायत जो है बहुत सारे छोटे मोटे मुद्दे हैं उन पे डिसाइड कर सकती है, लाइक जंगल से क्या प्रोड्यूस हो रही है उसका क्या करना है। ठीक है। जमीन का क्या करना है, जो आपकी छोटी छोटी वाटर बॉडीज होती हैं उनसे कैसे डील करना है, और गवर्नमेंट स्कीम्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है। इसके साथ साथ माइग्रेंट लेबर्स और जो बॉन्डेड बंधुआ मजदूरी की प्रैक्टिस होती है शेड्यूल्ड एरियाज में, उसको भी खत्म करने के लिए इसकी हेल्प ली जाएगी। चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रोहिणी 200 रॉकेट, RS-200। तो RS-200 साउंडिंग जो रॉकेट है इसरो का, इसकी 200 फ्लाइट है भाई। ठीक है। साउंडिंग रॉकेट्स बेसिकली होते क्या है? ये साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा यूज किए जाते हैं, लाइक कि मीटरोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और ऐसी जो चीजें होती है उनसे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर सके। तो पहला जो साउंडिंग रॉकेट है वो इंडिया से लॉन्च हुआ था, वॉज अमेरिकन नाइक अपाचे, उसको 1963 में हुआ था ये। ठीक है। फिर इसरो ने खुद का जो वर्जन है वो लॉन्च किया 19 रोहिणी RS-75, दैट वाज इन 1967। ठीक है। और फिर तब से ये इस तरीके से इसका प्रोग्रेस हुआ है। तो RS-200 एक सॉलिड मोटर पावर एक्सपेंडेबल रॉकेट है, जो तकरीबन 70 किलोमीटर के हाइट तक जा सकता है। कुछ पेलोड्स भी इसमें होते हैं, अपर एटमॉस्फेयर की वो अच्छे तरीके से स्टडी करता है। चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं जो करंटली ट्रेंडिंग है। सबसे पहले इंडो पैसिफिक एंडेवर 2022, ये एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है जिसमें रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और इंडियन नेवी के बीच में होगी। नेक्स्ट आती है आपकी गरुड़ शक्ति, ये बायलैटरल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, दोनों की स्पेशल फोर्सेस के बीच में। ठीक है। गरुड़ जो है वो एक जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में, कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। फिर आता है युद्ध अभ्यास, तो ये भाई एनुअल इंडिया और यूएस की एक्सरसाइज है। और फिर आती है एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, ये एक एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है इंडियन और मलेशियन आर्मी के बीच में। चलिए अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल की। ठीक है। तो इंटरनेशनल में सबसे पहले G20 समिट जो 2022 में हुआ है बाली में, उसकी बात करते हैं। तो वर्ल्ड लीडर्स है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला के, यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन, चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, ये सब इंडोनेशिया में 17th ग्रुप ऑफ 20 G20 की जो मीटिंग हुई है उसके लिए बाली में हो रही है, उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। G20 समिट की थीम है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, कोविड के ऊपर। इसमें ग्लोबल इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिकवरी, ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जाएगी।
ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम इसराइल की बात करें, तो इसराइल के जो इलेक्शन 2022 में हुए हैं, उसमें बेंजामिन नेतान्याहू जो है वो दोबारा से पावर में आ चुके हैं। और अगर हम स्लोवेनिया नाम की कंट्री की बात करते हैं, तो वहां पर नताशा पिर्क मुसर जो है वो फर्स्ट फीमेल उनकी प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट की गई है। चलिए, अब यूके ऑर्डर ऑफ मेरिट बात करते हैं। तो इंडियन ओरिजिन नोबल लॉटरेट है, वेंकी रामकृष्णन नाम है उनका। उनको यूके का ऑर्डर ऑफ मेरिट जो सम्मान है वो दिया गया है। ये जनरली उन लोगों को दिया जाता है जो यूनाइटेड किंगडम की आर्म फोर्सेस, साइंस, लिटरेचर, आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक्शंस लेते हैं, काम करते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ मलेशिया की अगर हम बात करते हैं, तो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जो है मतलब कि अनवर इब्राहिम अपोजिशन लीडर थे, उनको मलेशिया का नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया है। और फिर ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव की बात आती है, तो भाई रशिया ने पुल आउट कर लिया है यहाँ से। ठीक है। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो है वो रशिया और यूक्रेन के बीच का एक एग्रीमेंट था, तुर्की के साथ, यूनाइटेड स्टेशन नेशंस के साथ में। इसके थ्रू एक सेफ पैसेज था, जो अनाज, आप जानते हैं यूक्रेन इज द पावर हाउस ऑफ अन्न भंडार। ठीक है। तो जो फूड ग्रेन्स हैं वो यूक्रेन से एक्सपोर्ट किए जाने थे, जो करंटली रशिया के साथ वॉर में है, लेकिन भाई इकोनॉमी को चलाने के लिए ये भी करना पड़ेगा। तो भाई रशिया ने पहले सेफ्टी की गारंटी दी थी, बाद में नहीं दी। इस एग्रीमेंट के अंडर में जो भी ग्रेन का एक्सपोर्ट हो रहा है, फूड का, फर्टिलाइजर्स का, वो यूक्रेन सेफ मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, ठीक है, उसके थ्रू होगा। कौन कौन से पोर्ट्स के थ्रू? शोर्नोमोर्स्क, ओडिशा और यूजनई, या फिर इसको पिविडी कहा जाता है, इनके थ्रू। फिर 11th मेंबर ऑफ आसियान, तो भाई ईस्ट तिमोर जो है भाई, ईस्ट तिमोर आपका G20 का, सॉरी, एशियन का 11th मेंबर बन चुका है। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस रीजनल ब्लॉक है। 8 अगस्त 1967 को इसका फाउंडेशन हुआ था, बैंकॉक, थाईलैंड में। इसके मेंबर स्टेट में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, और अब ईस्ट तिमोर भी हो चुके हैं। सबसे लास्ट में बात करते हैं इंटरनेशनल की, तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD 2022 फोर्थ एडिशन इसका। IPRD एक एपेक्स लेवल इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस है इंडियन नेवी की। ठीक है। ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे इंडियन नेवी के एंगेजमेंट की बात करती है। यहाँ पर आइडियाज का एक्सचेंज होता है, और जो भी मैरीटाइम इश्यूज होते हैं उनके ऊपर विचार किया जाता है। ये ट्रैक 1.5 इवेंट है। इसमें गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, इंस्टीट्यूशन, सब लोग इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए, फिर अब स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो भाई स्पोर्ट्स में एशियन टेस्ट चैंपियनशिप, भाई इसमें जो इंडियन मेंस की टीम थी स्क्वाश में, उनको गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है। पहली खबर तो ये। फिर ICC हॉल ऑफ फेम में भाई जो आपके चंदर पॉल हैं, क्रिकेटर हैं, और एडवर्ड्स हैं, और कादिर हैं, इन तीनों को जो क्रिकेट लेजेंड्स की लिस्ट होती है उसमें इंक्लूड किया गया है। और नेक्स्ट इस T20 वर्ल्ड कप 2022, तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को धूल चटा दी और सेकंड T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया। थर्ड इज, हाँ, इसी के साथ में थर्ड खबर है कि इंडिया जो है वो वुमेन की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 को कंडक्ट होस्ट करेगी, ऐसा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बताया। अब इंपॉर्टेंट खबर की तरफ चलते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो टेबल टेनिस प्लेयर अचंत शरत कमल है, जो अचंत शरत कमल, उनको दिया गया है। इसके साथ साथ अर्जुन अवार्ड जो है वो तकरीबन 25 खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। ठीक है। तो वही सबसे पहले मेजर ध्यानचंद अवार्ड की, खेल रत्न अवार्ड की बात करते हैं। तो ये दिया जाता है मोस्ट स्पेक्टेकुलर और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो उसने पिछले 3-4 सालों में किया हो। नेक्स्ट आता है आपका अर्जुन अवार्ड। ये बेसिकली ये भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है पिछले 3-4 सालों में। इसमें लीडरशिप, स्पोर्टमैनशिप और डिसिप्लिन वगैरह भी दिखा जाता है। तीसरा आता है द्रोणाचार्य अवार्ड, नाम से ही पता चल रहा है, ये बेसिकली कोचिज को दिया जाता है उनके आउटस्टैंडिंग और मेरिटोरियस वर्क के लिए, जो वो कांस्टेंट बेसिस पे कर रहे हैं। और फिर आता है ध्यानचंद अवार्ड, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। ठीक है। ये स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने अपनी स्पोर्ट परफॉर्मेंस के द्वारा काफी समय से स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन किया हो। और उसके बाद आता है भाई आपका राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार। ये कॉर्पोरेट एंटिटीज को दिया जाता है, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड्स को, NGOs को, स्पोर्ट बॉडीज को, जो नेशनल और स्टेट लेवल पे स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और फिर सबसे लास्ट में आता है भाई आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो भाई ये टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी को दिया जाता है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में।
ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की बात करें तो ये पूरे के पूरे ये 6 अवार्ड्स हैं। इन सबको स्पोर्ट्स अवार्ड कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया में। एनुअली दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के और स्पोर्ट्स के द्वारा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड्स देते हैं, एक सेरेमनी होती है आपकी राष्ट्रपति भवन में, वहां दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है एथलीट्स कमीशन ऑफ आईओए। तो भाई मैरी कॉम जो है उनको चेयरपर्सन के तौर पर इलेक्ट कर लिया गया है। अचंत शरद कमल जो है उनको वाइस चेयरपर्सन के तौर पर इलेक्ट किया गया है। अननेचुरली किया गया है, मतलब मेडलिस्ट जो है ओलंपिक मेडलिस्ट मैरी कॉम है, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ था। और टेबल टेनिस लेजेंड अचंत शरद कमल है, उनको वाइस चेयरपर्सन बना दिया गया। ठीक है, तो एथलेटिक्स कमीशन ऑफ इंडिया, ओलंपिक एसोसिएशन, इसके बारे में अगर हम बात करें, सॉरी, इसके बारे में हम बात करें तो इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं इसके, वो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को खुद के बीच में से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो स्पोर्ट पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट होते हैं उनके बीच में से। तो एसओएम्स में क्या बोलते हैं, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के साथ में ये एक इलेक्टरल कॉलेज बनाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आईओए का जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा उसमें ये लोग वोटिंग करेंगे, जिसमें पीटी उषा उसकी प्रेसिडेंट बन गई। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं आईआईटीएफ एथलीट्स कमीशन की तरफ। तो भाई शरण अचंत कमल जो है, उन्होंने काफी ज्यादा गोल्ड मेडल जीते थे कॉमनवेल्थ एग्जाम खेलों में। तो भाई इनको आईआईटीएफ का एथलीट कमीशन का क्या बोलते हैं, हाँ, फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड इन आईआईटीएफ एथलीट्स कमीशन। फिर इसके बाद एशियन कप 2022 होता है। तो एशियन कप 2022 में मनिका बत्रा जो है वो पहली वुमेन बनती है एशियन कप जीतने वाली, मेडल जीतने वाली वहां पे। और प्रेसिडेंट जो आईओ की चुनी गई वो चुनी गई पीटी उषा। ठीक है, इनका नाम आपको पहले ही बता दिया। चलिए अब हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो ये नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट डेटा सेंटर मेरे जहां मैं बैठा हूं वहां से थोड़ी दूर पे ही खुल रहा है। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो हैं वो नॉर्थ इंडिया के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा योटा D1, इसका नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में बेसिकली उद्घाटन करेंगे। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में इसको बनाया जा रहा है। इससे जो देश की डेटा स्टोरेज कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। जो अभी तक 2% थी, तकरीबन 1.5 बिलियन मोबाइल फोन्स देश में यूज होते हैं, 650 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं देश में, 20% डेटा यूज करते हैं वर्ल्ड का। नेक्स्ट इज इंडिया फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंसेज डेटा। तो भाई आईबीडीसी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो है उन्होंने फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी लाइफ साइंस डेटा के लिए, जो पब्लिकली फंडेड रिसर्च से आती है, उसके लिए बनाई है। ठीक है, ये जो आपका इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर खोला जा रहा है, ये रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तहत खोला जा रहा है, जिसके पास डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होगी 4 पेटाबाइट। इसके साथ यहाँ पे ब्रह्म भी रहेगा। ब्रह्म मतलब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी जो है यहाँ पे वो रहेगी। तो भाई जो भी डेटा शेयरिंग होती है फेयर के अंडर में, फाइंडेबल, एसेसिबल, इंटरऑपरेबल एंड रियूजेबल प्रिंसिपल्स के तहत वो शेयर किया जाएगा। ठीक है, ये फरीदाबाद में क्या बोलते हैं, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो है फरीदाबाद में है, सिचुएटेड है ये। और बेसिकली जो बायोटेक के प्राइवेट प्रिंसिपल्स जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इसके हिसाब से जो आईबीडीसी है वो सारे का सारा लाइफ साइंस डेटा जो है पब्लिकली फंडेड रिसर्च से आता है, उसको आर्काइव करेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटारमन बेस्ड वेसल। तो कोचिन शिपयार्ड जो है उन्होंने एक एमओयू साइन किया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में, ताकि कंट्री का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटारमन वेसल जो है वाराणसी यूपी में बनाया जा सके। इसके बाद ये गुवाहाटी वगैरह में भी लॉन्च करेंगे इसको। ठीक है, मतलब 6 इलेक्ट्रिक कैटारमन जो वेसल्स हैं वो भाई आपके उत्तर प्रदेश के साथ साथ, और 2 जो हैं वो गुवाहाटी में बनाए जाएंगे, गुवाहाटी के लिए बनाए जाएंगे। ठीक है, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में आपको पता ही होगा, कई बार न्यूज में रहते हैं ये। शिप बिल्डिंग फैसिलिटी है इंडिया की। और इसके साथ साथ सप्लाई वेसल्स हो गए, डबल हल्ड ऑयल टैंकर्स हो गए, ये सब ये बनाते हैं। जो हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर था ये आईएनएस विक्रांत, वो उन लोगों ने बनाया था। इस कंपनी के पास में मिनी रत्न का स्टेटस है। नेक्स्ट इज आर्टिमिस 1। तो नासा ने मेगा रॉकेट जो है उसकी पहली फ्लाइट भेजी है मून के लिए। ठीक है, और इससे इनका नया जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है मून की स्टडी के लिए, उसको नाम इन्होंने दिया है आर्टिमिस 1। नेक्स्ट इज इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट दैट इज विक्रम एस। तो विक्रम एस क्या है, इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ जो स्काई रूट एरोस्पेस है वो पहली प्राइवेट सेक्टर कंपनी बन गई है देश में एक रॉकेट स्पेस में लॉन्च करने के लिए। तो स्काई रूट एरोस्पेस की ये पहली फ्लाइट थी, इसको इन्होंने नाम दिया प्रारंभ, द बिगिनिंग। इसमें 3 कस्टमर पेलोड थे जो आपके इसको इसरो से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए।
अब हम बात करते हैं वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल कोविड वैक्सीन की। ठीक है, तो भाई देखो, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड जो है, उन्होंने नवंबर 28 2022 को कहा कि भाई कोविड 19 की इंट्रानेजल यानी कि नाक में डालने वाली जो वैक्सीन है इनवोकैक बीबीवी 154, इसको सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएससीओ से अप्रूवल मिल चुका है अंडर द रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज फॉर 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए। ठीक है, तो भाई इनवोकैक जो है ये एक रिकॉम्बिनेंट रिप्लिकेशन डेफिशिएंट एडिनो वायरस वेक्टर्ड वैक्सीन है। ठीक है, जिसके अंदर सार्स कोविड का स्पाइक प्रोटीन रहेगा। ठीक, फिर आते हैं इंडिया फर्स्ट प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड की तरफ। तो इंडिया का पहला लॉन्च पैड जो है मिशन कंट्रोल सेंटर, जो प्राइवेट प्लेयर के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, वो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में इसको लॉन्च इनॉग्रेट किया गया। तो ये अनाउंसमेंट की अग्निकुल कॉस्मोस ने। ठीक है, ये स्टार्टअप है, आईआईटी मद्रास के अंडर में इंक्यूबेटेड है, और ये अपना पहला कस्टमाइजेबल अग्निवान रॉकेट जो है वो 2022 के एंड तक लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। अब आते हैं हम ओवर हाउसर मैग्नेटोमीटर की तरफ। तो भाई मैग्नेटोमीटर क्या होता है? एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन नापता है मैग्नेटिक फील्ड की। बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं इसके, जियो फिजिकल सर्वेज होते हैं जिसमें आप आयरन डिपॉजिट्स खोज निकालते हैं, और जो समुद्र के अंदर जहाज होते हैं उनके शिपरेक्स को देखने के लिए, ये सब चीजों के लिए भाई ये बहुत काम में आते हैं। ओवर हाउसर या फिर ओवीएच मैग्नेटोमीटर क्या होते हैं? बहुत एक्यूरेट मैग्नेटोमीटर होते हैं, ये ओवर हाउसर इफेक्ट पे काम करते हैं, और इनके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लाइक हाई एक्यूरेसी, हाई सेंसिटिविटी एंड पावर एफिशिएंसी। तो भाई अलीबाग मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी जो है, ठीक है, मतलब आपकी AMO, ये इंडिया की पहली जियोमैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी है। ये 1905 में स्टेब्लिश की गई थी अलीबाग महाराष्ट्र में, और ये भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिक्स यानी कि IIG के अंडर में काम करती है। IIG जो है एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करती है। ये 1971 समथिंग से जियोमैग्नेटिक्स और से जुड़ी हुई फील्ड्स की रिसर्च कर रहा है। अब इसका लास्ट टॉपिक ब्लू बगिंग। तो भाई ब्लू बगिंग क्या होता है? ये एक तरह की हैकिंग होती है जिसमें अटैकर्स जो होते हैं वो ब्लूटूथ कनेक्शन के जरिए आपके डिवाइस पे अटैक करते हैं। एक बार ब्लूटूथ कनेक्शन बन जाता है तो फिर भाई ये ऑथेंटिकेशन वगैरह बाईपास कर लेते हैं, और जब डिवाइस ब्लू बग हो जाता है तो वो आपके कॉल्स भी सुन सकता है, मैसेज भी भेज सकता है, पढ़ सकता है, और कॉन्टैक्ट्स भी स्टील करके या फिर मॉडिफाई भी उनको कर सकता है। चलिए, अब स्टार्ट होता है हमारा इकोनॉमी। तो इंडिया के पहले सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क का अप्रूवल मिल चुका है। ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे एनवायरमेंटली सस्टेनेबल और क्लाइमेट सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में आप क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसका पैसा वहां जाता है। सो द प्रोसीड्स दैट विल बी जनरेटेड फ्रॉम द इशुएंस ऑफ सच बॉन्ड्स विल बी डिप्लॉयड इन पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स, जिससे देश की कार्बन इंटेंसिटी हमारी इकोनॉमी की कम हो सके। ठीक है, तो इंडिया की जो ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क है उनको मीडियम ग्रीन का स्कोर दिया है, उसको मीडियम ग्रीन की रेटिंग दी है विद अ गुड गवर्नेंस स्कोर। नेक्स्ट आता है भाई आपका फर्स्ट है। तो फर्स्ट स्टेप जो है, आईडीएफसी जो बैंक है उन्होंने इंडिया का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड यानी कि फर्स्ट स्टेप लॉन्च किया है। इसको इन्होंने कोलैब करके बनाया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के तहत। इस कार्ड से आपको सिंपली टैप करना पड़ेगा स्टिकर पे, और जो भी NFC रहता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, और वहां पे आपका POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के द्वारा पैसा डिडक्ट हो जाए। फिर आते हैं इंडिया एक्सटेंड USD 100 मिलियन क्रेडिट्स टू मालदीव। तो भाई उनके फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए इंडिया ने इनको बहुत सारा पैसा दिया है। ठीक है, मालदीव आप जानते ही हैं आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है जिसके अंदर 1200 कोरल आइलैंड्स और अटॉल्स हैं। ये साउथ एशिया में लोकेटेड है, इंडियन ओशन में। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव को और इंडिया को सेपरेट करता है। माले जो है वो मालदीव की कैपिटल है, और रुपया इनकी करेंसी है। नेक्स्ट इज ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो पोसोको जो थी उसका नाम अब हो चुका है ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया, मतलब पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड हो चुका है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर इसको ग्रिड इंडिया भी बोलते थे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंटरप्राइज थी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है।
ठीक है। इससे पहले ये फुली ओन्ड सब्सिडरी थी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। सेंट्रल जो सीपीएसई की कैटेगरी में आती है, मतलब पीएसयू की कैटेगरी में आती है, और यूनियन पावर कैटेगरीज को ओन करती थी। मार्च 2009 को इसको सेटअप किया गया था। जो भी पावर मैनेजमेंट फंक्शन है पीजीसीआईएल के, ये सब पॉस्को पॉस्को को ही करते थे। फिर भाई एक कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म की बात की गई। ठीक है, सिंगल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जो है वो प्रपोज किया गया टैक्स पेयर्स के लिए। ड्राफ्ट जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी ने प्रपोज किया है। और पब्लिक के इनपुट्स मांगे थे भाई दिसंबर 2022 तक, 15 2022 तक। इसमें क्या क्या बातें थी भाई, देखो इसमें 7 तरह के फॉर्म्स की बात की गई थी अलग अलग कैटेगरी के टैक्स पेयर्स के लिए। जैसे ITR 1 है आपका। ITR 1 मतलब सहज सहज छोटे टैक्स पेयर्स के लिए, मीडियम टैक्स पेयर्स के लिए, जिनकी 50 लाख तक की इनकम है, जो सैलरी से कमाते हैं या हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हैं या फिर ब्याज वगैरह इंटरेस्ट वगैरह से कमाते हैं। दूसरे आपके आते हैं भाई ITR 2, जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से लोग कमाते हैं। ITR 3 आपके आते हैं जो बिजनेस वगैरह से प्रॉफिट्स होते हैं उनसे कमाते हैं। ITR 4 यानी कि सुगम, ये इंडिविजुअल्स या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज और फर्म्स जिनकी टोटल इनकम 50 लाख तक है बिजनेस के थ्रू, वो फिलअप कर सकते हैं। और ITR 5 और 6 जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLPs और जो बिजनेसेस होते हैं वो फिलअप कर सकते हैं। और ITR 7 आपके ट्रस्ट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP एक इंटर मॉडल फ्राइट हैंडलिंग एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें आपके वेयर हाउसेज रहेंगे, कोल्ड चेन फैसिलिटीज रहेंगी, फ्राइट और कंटेनर टर्मिनल्स रहेंगे, बल्क कार्गो टर्मिनल्स रहेंगे। इसके थ्रू रोड, रेल, वाटरवे और एयर, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड रहेंगी। तो भाई ये सब आता है आपका PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंडर। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस कि भाई PPP मॉडल के तहत अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे MMLPs का तो आपको अवार्ड दिए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड दिए जाएंगे, सॉरी। फिर नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंजेस स्टेज 2। तो भाई ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स का एक चैलेंज है। इसके थ्रू जो मोबिलिटी एक्सपीरियंस है सिटीजन्स का और जो डिजिटल इनोवेशन है, जो मोबिलिटी नीड्स हैं सिटीजन्स की, उन सबको बढ़ावा देना है कि कितना डिजिटाइजेशन आप कर सकते हैं। स्टेज 1 2021 में लॉन्च हुआ था। ये इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। आई गेस इट शुड बी वर्ल्ड बैंक, आई डाउट इट। चलो, अब हम आते हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे, सबसे लास्ट सेक्शन है। तो ये अरुणाचल प्रदेश जो है ना, उसको इंडिया का पहला एक्वा पार्क और नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम मिलने जा रहा है। तो फिशरीज मिनिस्टर तागे ताकी जो है, उन्होंने कहा एक फिश फिश म्यूजियम बनाया जाएगा, अपनी तरह का अनूठा फिश म्यूजियम होगा, नॉर्थ ईस्ट में बनाया जाएगा, मतलब अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। ये फिश म्यूजियम इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का पार्ट रहेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है। ये पार्क तरीन जीरो, जो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है, वहां सेटअप किया जाएगा। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इससे फिशरीज वैल्यू चेन में, प्रोडक्टिविटी में और क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, मार्केटिंग में और पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में लिंकिंग बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, नोटिफाइड कर दी गई है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे। तो जो गवर्नमेंट है तमिलनाडु की, उन्होंने ये बोला कि जो एरिया है रिजर्व फॉरेस्ट का कृष्णागिरी में एरिया में और धर्मपुरी में, वो कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर में आएगा। इसमें तकरीबन 6,86,406 स्क्वायर किलोमीटर का प्रोटेक्टेड लैंडस्केप है, जिसमें बहुत सारे आपके फॉरेस्ट वगैरह भी हैं, जो अभी फिलहाल कावेरी की नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर में आता है। तमिलनाडु कर्नाटक इसको शेयर करते हैं। ठीक है। तो कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, तो भाई ये सेक्शन 26A वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में इसको प्रोटेक्ट किया गया है। इसमें ये पूरा कर्नाटक का और तमिलनाडु का एरिया आएगा। यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर जो है वो भी आता है बीच में। ठीक है, मलाई महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है भाई। और बिलगिरी रंगस्वामी टेम्पल भी आता है। टाइगर रिजर्व जो कर्नाटक का, वो भी इसके अंडर में आता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और एरो डिस्ट्रिक्ट सब इसके अंडर में आते हैं। ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैमल्स की तकरीबन 35 स्पीसीज हैं, 238 स्पीसीज हैं बर्ड्स की। और लेट्स जो क्या बोलते हैं, सॉफ्ट शेल टर्टल्स, इंडिया ने जिसका UN में
स्पॉन्सर किया था, बताऊंगा भी इसके बारे में। स्मूथ कोटेड ओटर्स, मास क्रोकोडाइल, फोर हॉर्न एंटेलोप्स वगैरह यहाँ पाए जाते हैं, और भी बहुत सारे जानवर जो हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इंडिया रैंक्स एट 8th ऑन ग्लोबल लिस्ट फॉर क्लाइमेट प्रोडक्शन। तो इंडिया जो है वो दो रैंक ऊपर आ चुका है। ठीक है, 63 टोटल काउंट किया गया था, उसमें दो रैंक ऊपर का इंडिया आ चुका है सीसीपीआई में। ठीक है, 2023 में। सो द इम्प्रूवमेंट इन रैंक इज द रिजल्ट ऑफ इंडिया लो एमिशंस एंड द इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं। भाई ये मैप गलत देखा है लोगों ने, ऐसा होगा ना गुड। ठीक, तो ये मैक्सिमम फॉरेन देश है, हमारे देश का पूरा मैप एकदम गलत तरीके से यूज करते हैं, विच इज नॉट राइट। तो भाई क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो इंस्ट्रूमेंट है टू इनेबल ट्रांसपेरेंसी इन नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये जो क्या बोलते हैं इम्प्रूवमेंट आया है रैंक में, इससे पता चलता है कि इंडिया जो है कार्बन के एमिशंस को अब धीरे धीरे कम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है। फिर बात करेंगे, इंडिया रैंक्स अप 8th ऑन ग्लोबल लिस्ट फॉर क्लाइमेट प्रोटेक्शन। हाँ, ये तो सेम ही चीज है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022। तो भाई इंडिया की जो पूर्णिमा देवी हैं बर्मन है, उनको यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड दिया गया है। असम की लीडिंग कंजर्वेशनिस्ट हैं पूर्णिमा देवी बर्मन, उनको यूनाइटेड नेशन का जो अवार्ड है चैंपियंस ऑफ अर्थ वो दिया गया है। एंटरप्रेन्योरल विजन कैटेगरी में फॉर लीडिंग हरगिला आर्मी। ठीक है, अब ये ग्रीन ऑस्कर विनर भी हैं 2 दशकों से तकरीबन। ये ग्रेटेस्ट एडवेंट स्टॉक जो होती है, ये जो है इनको बचाने के लिए काफी लड़ाई लड़ रही हैं। इन्होंने एक छोटी मोटी आर्मी, छोटी नहीं मतलब काफी बड़ी आर्मी टाइप कंजर्वेशनिस्ट ग्रुप भी बनाया है जिसका नाम है हरगिला। असम में उसको स्टॉक को हरगिला कहा जाता है, हरगिला आर्मी टू सेव द बर्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन। फिर भाई लास्ट की कैटेगरी में हम बात करेंगे कंटिन्यूस मेरीन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की। जवाहरलाल नेहरू अथॉरिटी, पोर्ट अथॉरिटी है, इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और आईआईटी मद्रास, उन्होंने कंटिन्यूस मेरीन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, पोर्ट साइड पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की तरफ में। तो ये जो कंटिन्यूस वाटर सिस्टम है, ये इलेक्ट्रिक मॉनिटरिंग व्हीकल को असिस्ट करेगा मेरीन वाटर को मैनेज करने के लिए, एयर क्वालिटी पोर्ट एरिया के आसपास रेगुलेट करने के लिए, एनवायरमेंटल क्वालिटी जो है वो सब मैनेज की जाएगी। फिर तमिलनाडु की पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, तो भाई अरित्रापति विलेज जो है मदुरई में, उनको नोटिफाई किया गया है तमिलनाडु की फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के तौर पे। ठीक है, ये मेलूर के पास में है, मदुरई डिस्ट्रिक्ट के पास में। सेक्शन 37 ऑफ बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर में आता है। बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट आपकी क्या होती हैं? ये वो साइट्स होती हैं जो यूनिक होती हैं, इकोलॉजिकली काफी फ्रेजाइल होती हैं, काफी बायोडायवर्सिटी इनकी रिच होती है। एक या एक से ज्यादा एंडेमिक स्पीसीज, फॉसिल बैट्स या फिर इस तरह की कल्चरल और एस्थेटिक वैल्यू वाली चीजें रहती हैं इनके पास। ठीक, फिर वाइल्ड लाइफ समिट पैनामा की बात करेंगे, तो भाई लॉर्ड्स जो आपके सॉफ्ट शेल टर्टल्स इनकी बात आ गई है। तो इंडिया का जो प्रपोजल था फॉर एनहेंस प्रोटेक्शन टू लेट सॉफ्ट शेल टर्टल अडॉप्टेड। ठीक है, इंडिया ने इस चीज को प्रपोज किया था कि भाई जो लेप्स के सॉफ्ट सेल्स टर्टल होते हैं उनको प्रोटेक्शन का स्टेटस दिया जाए। वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस इन पनामा में ये बात थी। ठीक है, हायर, इसके साथ साथ रेड क्राउन रूफ टर्टल होते हैं जिन्हें बटागुर कछुआ बोला जाता है, उनको भी प्रोटेक्शन दिया जाए। ठीक है, और हाँ यही है। फिर हम बात करेंगे हवाई मौना लोआ, वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो हवाई का मौना लोआ जो है इरप्ट होना स्टार्ट हो गया। 1984 में इससे पहले इरप्ट हुआ था वो। लॉन्गेस्ट क्वाइट पीरियड इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। ठीक है, अभी तक का मतलब उसका सबसे लॉन्गेस्ट क्वाइट पीरियड था, जब तक उसने कुछ नहीं किया था, उसकी हरकतें चालू हो गई। फिर आते हैं नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। तो भाई देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग का? ताकि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज को सपोर्ट दिया जा सके एक ऐसी पॉलिसी बनाने के लिए, एक ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए ताकि ग्रीन अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज को आप अडॉप्ट कर सकें शिपिंग सेक्टर में। ठीक है, इसके साथ साथ ये टेक्नोलॉजिकल आर्म की तरह काम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज की, ताकि पॉलिसी, रिसर्च और कॉपरेशन वगैरह प्रोवाइड किया जा सके ग्रीन शिपिंग को लेके, पोर्ट्स, डीजी शिपिंग, सीएसएल और बाकी इंस्टीट्यूशन। इंडियन ब्लैक हनी बी, एक नई एंडेमिक स्पीसीज है हनी बी की जिसका नाम दिया गया है इंडियन ब्लैक हनी बी। ठीक है, मतलब एपिस कर्निजोडियन,
इसका नाम रखा गया है, ये वेस्टर्न घाट्स में पाई गई है। इसका जो हैबिटेट्स है वेस्टर्न घाट से लेके नीलगिरी से लेके सदर्न वेस्टर्न घाट्स, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के पार्ट्स में पाया गया है। ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में है, मतलब नियर थ्रेटेंड। और फिर सबसे लास्ट में कोरोनल होल्स। तो नासा की जो सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी है, उन्होंने कोरोनल होल्स जो है अल्ट्रावायलेट लाइट के, वो हमारी आइज को टिपिकली विजिबल होते हैं, वो देखे गए हैं। ये सन के सरफेस पे वो रीजन्स होते हैं जहां पर सोलर विंड्स होती हैं हमारी अर्थ में, मतलब आयरोस्फीयर साइड में आती हैं। क्योंकि इनके अंदर सोलर मटेरियल काफी कम होता है, लोअर टेम्परेचर होता है, इसीलिए ये अपने सराउंडिंग से थोड़ी डार्क नजर आती है। ये होल्स यूनिक फिनोमेना नहीं है, ये तकरीबन सन सन पे 11 साल की साइकिल समथिंग चलती है, तब ये आपके पाए जाते हैं। ये इनकी वजह से सोलर स्टॉर्म्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रीम ऑफ सोलर विंड्स, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो ये छोड़ते हैं अर्थ की तरफ। ठीक है, तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आपके क्रिएट होते हैं, जिससे सैटेलाइट्स और बाकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में कई बार डिस्टरबेंस हो जाता है। तो भाई यहाँ हमारे जो करंट अफेयर्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं कि भाई देखो, आज तारीख है कितनी, आज है 5th। हाँ, आज है हमारी 5 अप्रैल। 16 अप्रैल को पेपर है, कई लोगों को पेपर अच्छा जाएगा, कई लोगों को बुरा जाएगा। जिनकी तैयारी नहीं है भाई, तुम लोग सुन लो कि 75 डेज का कोर्स है, उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 1 मई से कोर्स आपका स्टार्ट होगा। 1 मई से आपका चलेगा 2 सितंबर तक, बीच में 2 महीने का गैप रहेगा, मतलब 1 मई से 30 जून तक 60 डेज, और फिर दोबारा रिज्यूम कर लिया जाएगा 15 अगस्त से। तो 15 डेज, ये टोटल 75 डेज का कोर्स है। लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर देयर, हर क्लास रिकॉर्ड की जाती है, सबके साथ शेयर की जाती है। रिटन नोट्स एंड पीडीएफ फॉर ईच चैप्टर। क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस होते हैं, जैसे आपने यूट्यूब पे देख रखे हैं, 1000+ यूपीएससी क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के आपको कराए जाएंगे। इंग्लिश की हैंड्स ऑन लाइव प्रैक्टिस भी होती है भाई, ग्रामर, वोकैब, रीडिंग सबकी। लाइव क्लासेस मंडे टू सैटरडे 6 टाइम्स अ वीक, 8 बजे से होती हैं। ड्यूरेशन 1.5 से 2 घंटा रहता है, और इंग्लिश में कंडक्ट की जाती है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के। ठीक है, तो भाई जीके में आपका इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी के सारे कंपोनेंट्स, साइंस के सारे कंपोनेंट, हिस्ट्री के सारे कंपोनेंट्स, इकोनॉमी के सारे कंपोनेंट्स, कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स, और इसके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस भी आपके होंगे। आपको कोई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, सारे नेसेसरी पीडीएफ हमारे पास हैं। और इंग्लिश में ग्रामर टॉपिक्स बेसिक से, वोकैब टॉपिक्स बेसिक से, वोकैब बिल्डिंग टेक्निक्स भी बताई जाएंगी, रीडिंग बेस्ड काफी सारी प्रैक्टिस वगैरह होगी आपकी, बेसिक से लेके एडवांस तक। यहाँ पे भी आपको कोई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, और मैथमेटिक्स भाई इस कोर्स में नहीं है। कोई ढंग का टीचर मुझे मिला नहीं, कोई आपकी नजर में हो तो बताना। ठीक है, फी रहेगी 3000 फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में बैच 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे क्लासेस कंडक्ट की जाती है। ठीक है, और इनरोल करने के लिए भाई इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको शेयर करनी है। इन सारी डिटेल्स के बिना एनरोलमेंट नहीं किया जाएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप के थ्रू कोई इनरोलमेंट नहीं किया जाएगा। इंस्टाग्राम पे अगर आप पिन पोस्ट में जाएंगे तो और भी डिटेल्स हैं, बाकी डिटेल्स के लिए आप डीएम कर सकते हैं। तो भाई वे किस चीज का कर रहे हैं आप, टेक प्रथम पग टुवर्ड्स द एकेडमी विद द डिफेंस उस्ताद, यानी कि अरुण सिंह तोमर। चलिए, जय हिंद।